कहानी के स्टार्ट में हमें एक हॉस्पिटल नजर आता है। असल में इस आदमी की बीवी इसके बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन अफसोस इसकी बीवी पर खराब मौसम के दौरान आसमानी बिजली गिर जाती है और उसकी बीवी मर जाती है। लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को बचा लेते हैं। ये बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बल्कि इसको रेयर जेनेटिक डिसीज होती है जिसको एल्बिनिज्म कहते हैं, और इस बीमारी का आपसे कोई भी लेना देना नहीं है और इसका सारा शरीर सफेद हो जाता है इस बीमारी की वजह से। ये आदमी अपने बच्चे को ही मनुष्य समझता है, क्योंकि इसको लगता है कि इसकी बच्चे की वजह से इसकी पत्नी गई, इसलिए वो इस बच्चे को यहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। जब एक घर में बूढ़े आदमी की डेथ हो गई थी, इसलिए यहाँ पर पुलिस छानबीन करने के लिए जाती है और इस केस को डग बर्नर नाम का एक ऑफिसर हैंडल कर रहा था। छानबीन के दौरान डग बर्नर को इस बूढ़े आदमी के घर पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर डग की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। जिसके बाद डग एक जैसी नाम की सेक्रेटरी से इस बारे में बात करता है। डग की बात सुनकर जैसी उसके साथ उस अंडरग्राउंड घर में जाने का फैसला करती है और नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में हमको एक अलग से लड़का दिखाई देता है जिसका शरीर पूरा सफेद था और इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं थे। जैसे जैसे इसको देखते वो हैरान हो जाती है और लड़के से उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम जेरेमी बताता है और आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि ये वही लड़का है जिसके ऊपर बिजली गिरी थी। इसके बाद उसके दादाजी ने उसको अपनाया और उसको दुनिया की नजरों से छुपा अपने घर में ही रखा। यानी कि जेरेमी अभी तक बाहर नहीं गया था और न ही इसकी पढ़ाई स्कूल से हुई थी, लेकिन फिर भी जेरेमी के पास बहुत सी किताबें थी। भले ही जेरेमी शारीरिक तौर पर मजबूत न था, मगर मानसिक तौर पर उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी तो जेरेमी को अपनी लाइब्रेरी की हर एक किताब का एक एक बढ़िया था। दादाजी की डेथ के बाद जेरेमी बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए जैसे और डग उसको ऑर्फनेज में ले जाते हैं। जेरेमी पहली बार अपने घर से बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही जेरेमी ऑर्फनेज में जाता है तो सभी बच्चे उसको घूरने लग जाते हैं। जेरेमी हर वक्त काला चश्मा पहन कर रखता है, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही सेंसिटिव थी और सूरज की रोशनी नहीं झेल पाता था। यहाँ के बच्चे जेरेमी से चम्मच को बैलेंस करने के लिए कहते हैं। पहले तो जेरेमी ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फिर जॉन उसको धमकाता है और जेरेमी किसी तरीके से चम्मच को बैलेंस कर देता है और वहाँ पर मौजूद सारी चम्मचें इस चम्मच से आकर चिपक जाती हैं। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जॉन जेरेमी की पावर देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हमें जैसी नजर आती है जो कि जेरेमी के शरीर की जांच करवाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि जेरेमी की बॉडी एकदम नॉर्मल है। जेरेमी हर वक्त चश्मा लगाता था, इसलिए जैसी जेरेमी के लिए लेंस ऑर्डर कर देती है और साथ ही जैसी इसका एडमिशन भी एक स्कूल में करा देती है ताकि जेरेमी अच्छे से पढ़ सके। यहाँ पर जेरेमी फिजिक्स क्लास में बैठा था और डोनाल्ड नाम का टीचर इन्हें बिजली के बारे में पढ़ाता है और इसी क्लास में लेंसी नाम की एक लड़की रहती है जो जेरेमी को देख रही थी। और इसी वक्त हमारे टीचर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस वजह से बिजली निकलना चालू हो जाती है। बिजली को देखते ही जेरेमी का शरीर कांपने लगता है। धीरे धीरे ये बिजली इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और सीधा जेरेमी के पास आ जाती है। बिजली को देखकर ऐसा लग रहा था जेरेमी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखकर डोनाल्ड हमारा तुरंत ही अपने एक्सपेरिमेंट को बंद कर देता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। और जब डॉक्टर जेरेमी का चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि इतने बड़े शॉक के बाद जेरेमी को कहीं चोट नहीं लगी है और ना ही उसको कोई जख्म हुआ है। यहाँ पर हॉस्पिटल में डग भी आ जाता है और डोनाल्ड बताता है कि जेरेमी ने बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। शायद यही वजह है कि जेरेमी की बॉडी पर एक भी बाल नहीं है। ये सुनकर डग जेरेमी से मिलने जाता है, लेकिन जेरेमी कमरे से भाग जाता है और अकेला ही सड़क पर दिखाई देता है। तभी जेरेमी की रास्ते में लिंडसी से मुलाकात होती है। जेरेमी इससे नजदीकी रेलवे का पता पूछता है और अकेले ही रेलवे ट्रैक से अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में डग सामने आ जाता है और जेरेमी से वापस चलने के लिए कहता है। पहले तो जेरेमी इससे मना कर देता है, लेकिन बहुत जिद करने के बाद वो वापस इसके साथ चला जाता है। यहाँ पर इसको एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे लोग थे। यहाँ पे एक आदमी जेरेमी को बताता है कि तुम्हारा IQ इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। अभी तुमने बुक से सीखा या किसी और से? इस पर जेरेमी बताता है वो रेडियो और टीवी के पास नहीं जा सकता क्योंकि ये खराब हो जाते हैं। जेरेमी अपने घर वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर वो उसको लोग बताते हैं उसका घर बैंक ने सीज कर लिया है। ये सुनकर जेरेमी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेरेमी का स्कूल एक एक्टिविटी प्लान करता है जिसमें वहाँ के शरीफ भी शामिल थे, लेकिन जेरेमी इससे भी खुश नहीं होता और अकेला जाकर बैठ जाता है। यहाँ डग को बताता है कि जब भी वो बिजली को कड़कड़ाते हुए देखता है तो उसको लगता है कि बिजली उसकी तरफ आ रही है। यही वजह है उसकी माँ भी बिजली के कारण मारी गई। अगले दिन डंकन ने हिरन को मार देता है और इस बात को किसी भी को भी बताने से मना करता है। यहाँ पर जेरेमी भी मौजूद था और हिरन को मरा हुआ देखकर वो बहुत ही दुखी होता है। तभी जेरेमी अपना हाथ हिरन पर रखता है और एक हाथ से डंकन को पकड़ लेता है, जिस वजह से डंकन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ये देखकर शरीफ जेरेमी से कहता है कि ये सब तुमने क्यों किया? इस पर जेरेमी बताता है कि उसने जो किया मैंने उसे वही एहसास दिलाया। जैसी कहती है कि तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमें सब कुछ बता सकते, लेकिन जेरेमी यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें डग की बीमार बीवी दिखाई जाती है। डॉक्टर डग को बताता है कि जितने समय से तुम्हारी बीवी इस दर्द को सह रही है, जरूर कुछ ऐसा है कि तुम्हारी बीवी को रोके हुआ है। इसके बाद डग उससे पुराने हादसों के बारे में पूछने के लिए जाता है कि आखिर जेरेमी ने उसके साथ क्या किया था। इसमें डंकन बताता है कि जब जेरेमी ने उसका हाथ पकड़ा था तो वो
हिरन की तड़पती हुई एक एक सांस को महसूस कर पा रहा था। उस वक्त वो बहुत ही दर्द में था। ये सुनकर डक जेरमी को अपनी बीवी के पास लेकर जाता है ताकि वो उसकी बीवी के बारे में भी कुछ बता सके। जेरमी जब डक की बीवी को छूता है तो उसके दिमाग में चल रही सारी बातों को बताता है। जेरमी कहता है कि चाहती है कि आप अपने बेटे को माफ कर दे, और दूसरा है कि अपनी शादी की अंगूठी को पहनना चाहती है जो कि काफी सालों पहले खो चुकी है। ये सुनने के बाद डक अपनी बीवी को अंगूठी पहनाता है और उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। माँ की डेथ के बारे में सुनने के बाद उसका बेटा मिलने के लिए आता है और डक अपने बेटे को देखकर गले लगा लेता है। ये सब जेरमी देख रहा होता है और इमोशनल होकर रोने लग जाता है। अगले सीन में हमें जेरमी और लिंडसे एक पार्क में बैठे हुए नजर आते हैं। वो यहाँ पर सभी के मन की बात बता रहा था। जेरमी बताता है कि यहाँ पर सभी लोगों का सोचना है कि वो सबसे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वो हर एक चीज से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सारी बातें लिंडसे के बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कभी जेरमी और लिंडसे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और लिंडसे जेरमी की शुरू से आखिर तक सारी कहानी महसूस करती है कि कैसे उसके पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया, और जेरमी के साथ जो भी अभी तक हुआ था वो सब कुछ जेरमी को याद था, और उसे महसूस करके जेरमी बहुत ही दुखी हो जाता है और लिंडसे से अपना हाथ छुड़ा लेता है। जेरमी लिंडसे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ, जिसको लिंडसे कहती है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ मुझे उन सब में तुम सबसे ज्यादा अच्छे लगे हो। यही कर लिंडसे जेरमी के बहुत ही करीब आ जाती है और उसको किस कर देती है। लिंडसे को किस करते हुए उसके पिता देख लेते हैं और इन दोनों के पास आकर जेरमी को मारना शुरू करते हैं और लिंडसे से दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं। और इसी बीच यहाँ पर जैसी आ जाती है और जेरमी को लिंडसे के पिता से बचा लेती है। अब इस इंसिडेंट के बाद हमारा जेरमी बहुत ही दुखी हो गया था, इसलिए वो अपना सारा सामान लेकर अपने घर जाने लगा था, पर वो जा नहीं पाता। अगले सीन में हमें जैसी जेम्स बाथरूम में दिखाई देती है। जेरमी अपना ज्यादा समय यही बिताता था। यहाँ पे एक लड़का जिसके बहुत ही खूबसूरत बाल थे उसको देखता है और ऐसे ही बालों के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी पावर की वजह से ये मुमकिन नहीं था। जेरमी को जॉन देख लेता है और उसको तंग करना शुरू कर देता है और जॉन जेरमी को परेशान करने के लिए उसका हैट छीन लेता है और अपने सर पर लगा लेता है। इसके बाद जॉन जेरमी से कहता है कि अगर तुम वाकई में ही मर्द हो तो मुझसे ये हैट छीन कर दिखाओ। इसलिए जेरमी अपनी हैट वापस लेने के लिए जैसे ही जॉन की तरफ हाथ बढ़ाता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। जेरमी जॉन की पिछली जिंदगी को महसूस करता है कि कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे टॉर्चर किया और उसकी जिंदगी कैसे बीती। जेरमी ये सब महसूस करने के बाद उसके सौतेले पिता के कहे गए अल्फाज को दोहराने लगता है। उसके बाद जॉन और उसके सभी दोस्त जेरमी को लेकर बाहर आ जाते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं, जिसके बाद ये लोग उसको बहुत ही परेशान करते हैं और गंदे पानी में फेंक देते हैं। जेरमी इन लोगों के सामने पूरी तरीके से हार जाता है और गुस्से में अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर देता है। तभी उसके गुस्से से बिजली कड़कड़ाने लगती है और इन लोगों पर गिर जाती है। जेरमी को इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जॉन की सांसें थम जाती हैं। ये देखकर जेरमी जॉन को छोटे छोटे बिजली के झटके देता है और उसको दोबारा से जिंदा कर देता है। इसके बाद जेरमी अपने घर चला जाता है, लेकिन इसके यहाँ पर घर पे घर का सामान सारा जब्त हो चुका था। जेरमी यहाँ पर अकेले ही घर में बैठ जाता है। तभी यहाँ पर जैसी आती है और जेरमी को समझाकर उसे गले लगा लेती है। इसी बीच यहाँ पर डोनाल्ड भी आ जाता है, जो कि जेरमी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। जेरमी को परेशान देखकर जैसी उसको कहती है कि वो अब उसको ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ पर उसको परेशान करने वाला कोई भी ना हो। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस वहाँ पर जेरमी को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, क्योंकि पुलिस को जॉन के इंसिडेंट की खबर लग चुकी थी। लेकिन यहाँ पर डक जेरमी को बचा लेता है और जैसे ही पुलिस अफसर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करने के लिए फोन करता है तो डक उसका वॉकी टॉकी फेंक देता है। इसी बीच मौसम बहुत खराब हो जाता है और जेरमी भागने लगता है और ये देखकर सभी लोग जेरमी के पीछे पीछे भागने लगते हैं और इसके पीछे सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जेरमी बिजली की गिरफ्त में आ जाता है और गायब हो जाता है। ये लोग अफसोस से ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जेरमी अब उस जगह पहुंच गया था जहाँ पर उसको होना चाहिए था। और फिल्म यहीं पर खत्म होती है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ी मेहनत कर लो यार, फ्री में ही होता है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।